हेलो दोस्तों, मेरा नाम मृत्युंजय कुमार झा है और मैं आप लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है रिजर्वायर रॉक्स। तो ये खास क्यों है? क्योंकि पेट्रोलियम बनने के लिए और पेट्रोलियम सेटिंग्स के लिए जो चीज़ें उत्तरदायी होती हैं, जैसे सोर्स रॉक, रिजर्वायर रॉक, ट्रैप्स, उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जैसे सोर्स रॉक, उसमें तो पेट्रोल बनता है। ऐसे ही किसी रॉक में पेट्रोल नहीं बनेगा, लेकिन सोर्स रॉक के जो पोर स्पेस होते हैं उसमें कुछ ऑर्गेनिक कंटेंट होता है, उससे पेट्रोल बनता है। लेकिन पेट्रोल बनने के बाद कहाँ जाएगा? हम लोग तो सोर्स रॉक तक जाएंगे नहीं, वो तो बहुत अंदर होता है, बहुत गहरे में स्थित होता है। तो हम लोगों को पेट्रोल कैसे मिलेगा? तो वो मेनली रिजर्वायर रॉक्स में मिलता है। रिजर्वायर रॉक्स की खासियत क्या होनी चाहिए? वो किस तरीके से ज्यादा मात्रा में पेट्रोल इकट्ठा कर सकता है? तो आज हम इस बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम मृत्युंजय कुमार झा है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, गेस्ट फैकल्टी, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, पटना साइंस कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी में। हम लोग पढ़ेंगे कि पोरोसिटी क्या चीज होती है, यानी रॉक्स के ग्रेन के बीच में जो छोटे छोटे जगह बचे हुए होते हैं जिनको हम पोर कहते हैं, तो उसके लिए साइंटिफिक टर्म दिया गया है पोरोसिटी। तो ये हम पोरोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, परमेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। परमेबिलिटी में क्या होता है कि जस्ट वो जो पोर स्पेस है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो एक दूसरे से कनेक्टेड होने की वजह से जो वो फ्लो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम परमेबिलिटी कहते हैं, फ्लोइंग फ्रॉम द इंटरकनेक्टेड पोर स्पेस को। और हम इसके बाद पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजर्वायर रॉक्स। अगर आप इस सब्जेक्ट के लिए नए हैं तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि पत्थर तीन तरह के होते हैं। इंग्लिश में इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। हिंदी में उनको हम बोलते हैं आग्नेय चट्टान, अवसादी शैल और कायांतरित शैल। तो आग्नेय चट्टान जो है वह पृथ्वी के अंदर और पृथ्वी के बाहर, अंदर वाले इंट्रूसिव और बाहर वाले एक्सट्रूसिव रॉक्स कहलाते हैं। वो मोल्टेन मटेरियल जो कि अंदर में मैग्मा कहलाता है और बाहर में लावा कहलाता है, उनके जमने से बनता है। क्योंकि वहां जमने से बनता है तो इस वजह से इसमें पोर स्पेस बहुत ही कम होता है। और सेडिमेंट्री रॉक्स इग्नियस रॉक्स के टूटने से, या सेडिमेंट्री रॉक्स जो ऑलरेडी बने हुए हैं उनके भी टूटने से जो सेडिमेंट बनता है वह किसी बेसिन, जैसे रिवर हो गया या ओशन हो गया, वहां जाकर जमा होता है और उसके बाद वो सेडिमेंट्री रॉक बनाता है। और मेटामॉर्फिक रॉक जो कि हिंदी में कहलाता है कायांतरित चट्टान, वो एक्सेसिव टेम्परेचर और प्रेशर के इफेक्ट से उसमें चेंज होने की वजह से बनता है। तो मेनली सेडिमेंट्री रॉक्स में ही पोर स्पेस होने की वजह से और इंटरकनेक्टेड पोर स्पेस होने की वजह से रिजर्वायर रॉक के रूप में ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि कुछ ऐसे भी केसेस देखे गए हैं जहां इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स भी रिजर्वायर रॉक का काम करते हैं, लेकिन वो तभी होता है जब उसमें एक्सेसिव फ्रैक्चर्स हो, और फ्रैक्चर्स ही एक लोकेशन स्पेस देता है रिजर्व को होने के लिए। रिजर्वायर रॉक में किसी भी तरह के पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, या ऑयल हो गया, या फिर गैस हो गया, या फिर आपका पानी हो गया, तो पानी के लिए भी रिजर्वायर रॉक होता है। लेकिन हम लोग चूंकि पेट्रोलियम जियोलॉजी का कोर्स पढ़ रहे हैं तो हम लोग मेनली ऑयल एंड गैसेस, हाइड्रोकार्बन्स के लिए रिजर्वायर रॉक की बात करेंगे। तो what is porosity? Porosity is defined by volume of pore space present in a rock divided by volume of the whole rock। यानी ये जो टोटल रॉक का वॉल्यूम है इसको, और इस रॉक में जो पोर स्पेस हैं, ये पोर स्पेसेज, इसके वॉल्यूम को जब हम टोटल रॉक के वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो हमको पोरोसिटी परसेंटेज निकलता है। यानी मान लीजिए अगर ये जो पोर स्पेस है ये 20% कवर कर रहा है, यानी
20% कवर कर रहा है, और टोटल हो गया 100%, तो 20/100 हो गया, तो 0.2। तो इसको या तो हम पॉइंट्स में भी प्रेजेंट कर सकते हैं या फिर परसेंटेज में। उसी तरह से ये फार्मूला है, पोरोसिटी को जनरली फाई से डिनोट किया जाता है, फाई इक्वल टू वी कोड बाय वी बल्क। तो वी बल्क माइनस वी मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय वी बल्क, तो वॉल्यूम ऑफ बल्क, और ये चूंकि डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बाय डेंसिटी कैन प्रेजेंट द मास, एंड इसीलिए इससे हम ये फार्मूला भी बना सकते हैं। कुछ कुछ जगह ये देखा गया है कि वॉइड रेशियो का टर्म यूज किया जाता है। वॉइड रेशियो मेनली यूज किया जाता है सॉइल मैकेनिक्स या सॉइल इंजीनियर्स द्वारा। ये भी एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट ही है। कहीं एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वॉइड रेशियो के बारे में भी पूछा जाता है, जहां वॉइड रेशियो का मेनली क्या डिनोट करता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मैट्रिक्स। तो ये जो वी बल्क है, ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मैट्रिक्स दोनों को रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए इसके बाद आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो पोरोसिटी इज रिलेटेड विथ वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाय 1 प्लस वॉइड रेशियो। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पोरोसिटी कितने तरह के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एफिशिएंसी, पोरोसिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, इफेक्टिव पोरोसिटी एंड इनइफेक्टिव पोरोसिटी। Effective porosity includes two types of pores, quaternary pores and Rard-Sack pores. ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस पोर में दोनों तरफ से कनेक्शन है, यानी जो रिजर्व में जो भी चीज प्रेजेंट है, मेरा लिक्विड, ऑयल या गैस, वो इस पोर में आसानी से जा सकता है। ये Rard-Sack पोर, इसमें वन साइडेड कनेक्शन है, तो एक साइड से तो जा सकता है, मतलब उतना इजीली नहीं लेकिन जा सकता है। बट क्लोज्ड पोर्स इज सराउंडेड बाय रॉक मैट्रिक्स, एंड ये पूरी तरह से इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो इसमें कोई भी मटेरियल नहीं जा पाएगा, कोई भी फ्लूइड नहीं जा पाएगा, तो इस पोर का होने से भी कोई फायदा नहीं है। इसीलिए इसको हम इनइफेक्टिव पोरोसिटी बोलते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ कुछ मैट्रिक्स है, कुछ सॉलिड्स हैं, उसके बीच में पोर स्पेस नहीं है, और इसी तरह से जैसे जैसे वो अनकनेक्टेड पोर स्पेस बन रहे हैं, यहाँ ये इस तरह के ये क्लोज पोर कहलाएंगे, जो कि अनकनेक्टेड हैं, इनका कि वो भी नॉन परमिएबल के केस में ही होगा, पोरस होगा लेकिन नॉन परमिएबल होगा। दीज आर नॉन पोरस एंड नॉन परमिएबल, दीज आर पोरस बट नॉन परमिएबल, जो कि जनरली सोर्स रॉक के इस तरह के चीज में होता है। और कनेक्टेड पोर स्पेस जब होता है तो यही एक अच्छे रिजर्वायर की पहचान है कि इसमें पोर स्पेस भी होना चाहिए और उनका आपस में इंटरकनेक्शन भी होना चाहिए, ताकि वो फ्लूइड को एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट कर सके, ट्रांसफर कर सके। तो ये कहलाएंगे पोरस एंड परमिएबल। On the basis of genesis, porosity can be divided into two types, primary porosity and secondary porosity. तो primary porosity रॉक के बनने के साथ बनता है। यहाँ क्या होता है कि रॉक के जो ग्रेन्स के बीच में इंटरस्टिशियल स्पेसेज होते हैं, उनके बीच में जो पोर स्पेस बन रहा है वो कहलाएगा प्राइमरी पोरोसिटी, और जो सेकेंडरी पोरोसिटी होता है वो पोर स्पेस बनने के बाद या जो मटेरियल के सॉलिडिफिकेशन होने के बाद बनता है, यानी रॉक बन गया, उसके बाद अगर उसमें पोरोसिटी गेन या लॉस हो रही है तो उस तरह के पोरोसिटी को सेकेंडरी पोरोसिटी बोलते हैं। ये कैसे हो सकता है? तो मान लो एक्सेसिव टेम्परेचर, प्रेशर या एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से रॉक में कुछ फ्रैक्चर डेवलप हो गया, या किसी फ्लूइड से सॉल्यूशन एक्टिविटी के वजह से कुछ ज्यादा ही पोर्स स्पेस बन गया, तो ये सॉल्यूशन एक्टिविटी, केमिकल लीचिंग, बायोकेमिकल एक्टिविटी और ये सभी चीजें से बन सकती है, तो इनको हम सेकेंडरी पोरोसिटी कहते हैं। तो ऐसी क्या चीजें होती हैं जो कि पोरोसिटी को कंट्रोल करती हैं? तो इन केस ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, ग्रेन पैकिंग, ग्रेन साइज, ग्रेन शेप,
ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन, ये सभी चीजें होती हैं जो पोरोसिटी को कंट्रोल करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ग्रेन पैकिंग, इन केस ऑफ क्यूबिक पैकिंग पोरोसिटी इज हाइयर 47.6%, but in case of hexagonal packing porosity is lower 39.5%. In case of rhombohedral packing the porosity is 26%. तो उसी तरह से देख सकते हैं ऑर्थोरॉम्बिक के केस में अगर 39.5%, टेट्रागोनल 30.2% और ट्राइक्लिनिक 26%। तो उसी तरह से ग्रेन साइज का भी पोरोसिटी पर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। अगर ग्रेन्स बहुत बड़े हैं तो उसकी पोरोसिटी बहुत कम होगी। अगर ग्रेन्स छोटे हैं, जैसे यहाँ ग्रेन डायमीटर दिखाया जा रहा है माइक्रोन्स में, तो ग्रेन डायमीटर अगर ज्यादा बड़ा है पोरोसिटी उसकी कम है, और ग्रेन डायमीटर अगर कम है तो पोरोसिटी उसकी ज्यादा होगी। उसी तरह से एंगुलर ग्रेन्स और राउंडेड ग्रेन्स की देख सकते हैं कि पोरोसिटी थोड़ा कम है एंगुलर ग्रेन्स के मुकाबले। क्यों? क्योंकि एंगुलर ग्रेन्स जब एक दूसरे से कांटेक्ट में होंगे तो उनका जो एंगुलर पार्ट है वो एक दूसरे से फिट नहीं बैठेगा, तो उसके वजह से उसमें पोर स्पेस बहुत ज्यादा बन जाएंगे। तो इसीलिए एंगुलर ग्रेन्स के केस में पोरोसिटी ज्यादा होती है इन केस अगेंस्ट द राउंडेड ग्रेन्स। तो ग्रेन शेप का भी उसी तरह से इफेक्ट कर रहा है, ग्रेन शेप यानी एंगुलर ग्रेन्स। तो एंगुलर ग्रेन्स आर हैविंग हाई पोरोसिटी और राउंडेड ग्रेन्स आर हैविंग लो पोरोसिटी। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन? तो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग जनरली सॉर्टिंग से पढ़ते हैं। अगर इक्वल ग्रेन्स हों तो उसको कहते हैं वेल सॉर्टेड, अगर अनइक्वल ग्रेन्स हो तो उसको कहते हैं पुअरली सॉर्टेड। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम दो इक्वल ग्रेन्स को एक साथ रखें, ठीक, तो इसके बीच में जो एक पोर स्पेस बन रहा है, इसके बीच में अगर हम अनइक्वल ग्रेन्स ले जाएं, इसको अगर हम अनइक्वल ग्रेन से भर दें तो वो क्या होगा कि वो पोरोसिटी को रिड्यूस करेगा। जबकि अगर हम सारे इक्वल ग्रेन्स ही हैं तो ये अनइक्वल ग्रेन तो आएगा नहीं, तो अनइक्वल ग्रेन नहीं आने की वजह से पोरोसिटी इसका ज्यादा होगा। यानी इफ द सेडिमेंट इज वेल सॉर्टेड it will be having high porosity, but if the sediment is ill sorted it will be having low porosity. And as I have already told, there are secondary controls on porosity जो कि mainly divided है मैकेनिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस में। मैकेनिकल प्रोसेस में क्या क्या आता है? तो मैकेनिकल एक्टिविटी जैसे स्ट्रेस हो गया, कॉम्पैक्शन हो गया, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गया, इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो गया, ये सारे मैकेनिकल एक्टिविटी जो कि मैकेनिकल प्रोसेस को बताता है। और केमिकल प्रोसेसेस में क्या आएंगे? तो केमिकल प्रोसेसेस में आएंगे डिसोल्यूशन, प्रेसिपिटेशन और सारे केमिकल प्रोसेसेज। अब हम लोग पढ़ेंगे परमिएबिलिटी के बारे में। परमिएबिलिटी क्या होता है? तो जो रॉक्स में पोर स्पेस हुए वो इंटरकनेक्टेड है, तो it will give the property of a rock to transfer the fluid from one side to another side. This property of the rock is called as permeability. तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग किस तरीके से ना कैलकुलेट करेंगे? तो इसके लिए एक हेनरी डार्सी जो कि एक फ्रेंच इंजीनियर थे, उन्होंने एक लॉ दिया जो कि कहलाता है डार्सीज लॉ। Q इक्वल टू के ए एच डिफरेंस बाई एल। इसको मैं जनरली याद करने के लिए एक फार्मूला रखा हूं, Q इक्वल टू क्यों किया। अरे तुमने क्यों किया? क्यों यानी यहाँ Q और के आई को, ये H बाई एल को I से रिप्रेजेंट किया और A क्यों किया। अगर आप भी इसे याद रखना चाहते हैं तो ये फार्मूला याद रखें, क्यों किया। तो डार्सी क्या होता है? A porous medium has a permeability of 1 Darcy when a single phase, ये याद रखिए, ये सिंगल फेज के लिए होता है डार्सी। सिंगल फेज फ्लूइड ऑफ 1 centipoise viscosity that completely fills the void of the medium will flow through it under conditions of viscous flow at a rate of 1 centimeter per second per square centimeter.
of cross sectional area under pressure or equivalent hydraulic gradient of 1 atmosphere per centimeter। तो एक डार्सी 10 to the power 3 मिली डार्सी के बराबर होता है। What are the different types of permeability? Permeability is further subdivided into absolute permeability, effective permeability and relative permeability। तो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी क्या है? जो अगर एक सिंगल लिक्विड फेज के कंडीशन में, जैसे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सिंगल लिक्विड फेज नहीं है, जब हम वेरियस लिक्विड फेज है, जैसे दीज आर द इमूवेबल वाटर and in case of multi-phase flow condition. But if it is a single phase flow, then only the permeability is called as absolute permeability. But जो प्रैक्टिकल सिनेरियो होता है वहां एक तरह का लिक्विड नहीं होता है, ये नहीं कि वहां सिर्फ ऑयल है या सिर्फ गैस है या सिर्फ वाटर है। दे आर मिक्स्ड टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी, दैट इज the reservoir rock will contain at first liquid means water, which will be replaced by gaseous hydrocarbons and then again liquid hydrocarbons। तो वहां तीनों तरह के मटेरियल हो सकते हैं, लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स, गैसियस हाइड्रोकार्बन्स या वाटर। इस केस में देखिए कि जो वाटर, अगर वाटर वेट रिजर्वायर है तो वाटर कुछ इनइवोलेबल वाटर उस ग्रेन्स के साथ एसोसिएटेड होगा और तो उसने ऑयल के लिए थोड़ा सा छोटा स्पेस दिया है। तो इसके बाद जो ऑयल की पोरोसिटी और परमेबिलिटी, परमेबिलिटी, इसके बाद जो ऑयल की परमेबिलिटी होगी वो कहलाती है इफेक्टिव परमेबिलिटी। और इन केस ऑफ लो सैचुरेशन, जो इसकी इफेक्टिव परमेबिलिटी हुई डिवाइडेड बाय 100% saturation of that particular fluid is called as relative permeability। तो क्या है पोरोसिटी और परमेबिलिटी में रिलेशनशिप? तो परमिएबल रॉक्स हमेशा पोरस होंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पोरस रॉक भी हमेशा परमिएबल हो। जैसा हमने ये तीनों कंडीशन पढ़ा था, यहाँ इंटरकनेक्टेड पोर्स थे, दोनों साइड से कनेक्टेड हैं, तो ये परमिएबल भी है और पोरस भी है। यहाँ भी पोरस है और परमिएबल है, लेकिन इस केस में आप देख सकते हैं कि रॉक तो पोरस है लेकिन वो परमिएबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उस ग्रेन का एक दूसरे से इंटरकनेक्शन नहीं है। अब इनसे हम रिजर्वायर असेसमेंट क्या निकालते हैं? तो जो जितना ज्यादा पोरोसिटी दिखाएगा वो उतना बेहतर रिजर्वायर होगा, और जिसमें परमिएबिलिटी भी जितनी ज्यादा होगी वो भी उतना बेहतर रिजर्वायर होगा। तो हम लोग जनरली देखे हैं, ये लेवर्सन 1967 द्वारा दिया गया है, जिसमें कि 0 से 5% पोरोसिटी है और नेग्लिजिबल परमेबिलिटी है, तो वो नेग्लिजिबल रिजर्वायर होगा। उसका मतलब कोई उसमें कंडीशन नहीं हो सकता है, उसमें कोई भी फ्लूइड, कोई नेचुरल गैस या ऑयल उसमें डिपॉजिट नहीं हो सकते हैं। जबकि 20 से 25% अगर पोरोसिटी है और 100 से 1000 मिली IRC उसकी परमेबिलिटी है, तो इट विल बी ए वेरी गुड reservoir। Accordingly, this 15 to 20% porosity and 10 to 100% millidarcy permeability will represent a good reservoir। So, what are the different types of reservoir rocks? हम लोगों ने porosity पढ़ लिया, permeability भी पढ़ लिया। अब कौन से रिजर्वायर रॉक हैं जिनकी अच्छी पोरोसिटी है, अच्छी परमेबिलिटी है, या फिर रिजर्वायर किस तरह से डिवाइडेड हैं? तो इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं कि रिजर्वायर रॉक कितने टाइप के होते हैं। तो रिजर्वायर रॉक मेनली 3 टाइप के होते हैं: क्लास्टिक रिजर्वायर, कार्बोनेट रिजर्वायर और मिसलेनियस। क्लास्टिक रिजर्वायर क्लास्ट से बनता है, क्लास्ट यानी फ्लेगमेंट, टूटा हुआ
पत्थर टुकड़े, जो कि मेनली सेडिमेंट्री रॉक्स को रिप्रेजेंट करता है। सेडिमेंट्री रॉक्स टूट कर बना, गया बेसिन में, डिपॉजिट हुआ, बेसिन यानी रिवर हो गया, ओशन हो गया, लेक्स हो गया, वहां जाकर के डिपॉजिट हुआ। तो वो कौन कौन से रॉक होंगे? तो मेनली सैंडस्टोन, सिल्ट स्टोन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंडस्टोन, आर्कोज, ग्रेडाइट, ऑर्थोपॉजाइट, कॉन्ग्लोमरेट, ये सारे जो रॉक होंगे ये प्लास्टिक रिजर्वायर के अंतर्गत आएंगे। और कार्बोनेट रिजर्वायर में कौन से आएंगे? तो वो जो केमिकल लीचिंग से फॉर्म कर रहा है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी से फॉर्म कर रहा है, जैसे आपका हो गया लाइमस्टोन और डोलोमाइट, ये सारे जो हैं ये कार्बोनेट रिजर्वायर का है। इसमें जो पहले से पोरोसिटी और परमेबिलिटी होती है वो ज्यादा नहीं होती है। सबसे बेस्ट रिजर्वायर जो होता है वो क्लास्टिक रिजर्वायर होता है, लेकिन सेकेंड बेस्ट रिजर्वायर जो होता है वो कार्बोनेट रिजर्वायर होता है। इसमें बाद में रिजर्व पोरोसिटी और परमेबिलिटी डेवलप हो सकती है विद द हेल्प ऑफ सॉल्यूशन एक्टिविटी और मैकेनिकल एक्शन और एनीथिंग। और ये मिसलेनियस रिजर्वायर में कौन सा आएगा? तो कभी कभी देखा जाता है कि इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक्स भी एज ए रिजर्वायर रॉक्स काम करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में मैकेनिकल एक्टिविटी हुई तो उसने बहुत ज्यादा एक फ्रैक्चर डेवलप किया, बहुत सारा फ्रैक्चर बन गया रिजर्वायर में, और वो फ्रैक्चर कहीं से बाहर से अगर उसमें कोई फ्लूइड आया, ऑयल या गैस, तो उसको वो अपने में स्टोर रख सकता है। तो इस तरह के केस में दोज विल बी कॉल्ड एज मिसलेनियस रिजर्वायर रॉक्स। So plastic reservoirs cover most of the reservoir rocks around the world. But do you know the reservoir rocks of Saudi Arab, Iran, Iraq are made up of carbonate reservoirs. In case of India, the Bombay High is having carbonate reservoir. बट असम अराकान बेसिन ये सभी जो है ये प्लास्टिक रिजर्वायर रखे हुए। और दीज आर माय रेफरेंसेज। सो थैंक यू। आपका अगर कुछ क्वेरीज होगा तो आप हम बेधड़क मुझसे पूछ सकते हैं। और जाने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।